वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का सुबह 7 बजे चाय की चुस्कियों के साथ इस 20 मिनट शो में। 20 मिनट का शो आपके इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसमें मैं 4 सवाल शामिल करता हूँ। इन 4 सवालों में कोशिश करता हूँ कि ऐसी 40 बातें आपको बताएं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हों। ऐसी 40 बातें जो रेलिवेंट हों, जो महत्वपूर्ण हों। आई होप आप सभी इस सेशन को एंजॉय करते होंगे। अगर आप इस सेशन के थ्रू कुछ सीखते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के मध्य इसे शेयर भी किया करिए। इस शो को हिट कराना आपकी जिम्मेदारी है। मैं रोज़ ये कहता हूँ कि इस शो को हिट कराना आपकी जिम्मेदारी है, और 4 सवाल के माध्यम से 40 बातें बताना ये मेरी जिम्मेदारी है। और एक सूचना मैं आपको और देना चाहता हूँ कि मैं आप सभी के लिए एक और सीरीज लेकर आ रहा हूँ इसी तरह से, और वो थ्योरी है, ठीक है। यानी वेडनेसडे से, यानी बुधवार से, कब है बुधवार? कल है ना। तो बुधवार से आप शाम को 8 बजे 8 PM पर लक्ष्मीकांत सीरीज शुरू हो रही है। इसमें लक्ष्मीकांत के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, सारे टॉपिक्स को मैं आपको पढ़ाऊंगा अपनी भाषा में, सरल शब्दों में, फ्लो चार्ट के माध्यम से पूरा का पूरा लक्ष्मीकांत आप सीखेंगे। आप बहुत दिन से इस बात की डिमांड कर रहे थे कि सर पूरी पॉलिटी यूट्यूब पर फ्री पढ़ाइए। मैं आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूं पूरी पॉलिटी फ्री में। तो आप लोग इस सेशन को भी हिट बनाइएगा। 40 से 50 मिनट का सेशन है। 40 से 50 मिनट आपको इसे देखना है लगातार 2 ढाई महीने तक, जब तक लक्ष्मीकांत समाप्त नहीं हो जाता। और साथ ही साथ ये 20 मिनट का सेशन देखना है। कुल मिला के आपको 60-70 मिनट देने हैं 2 ढाई महीने। मेरा दावा है कि आपसे बेटर पॉलिटी किसी की नहीं होगी अगर आप लगातार ईमानदारी से इसे देखेंगे तो चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। लिखा हुआ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लोकसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता। लोकसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता। स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। यानी लोकसभा का स्पीकर राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता है। पहला लिखा हुआ है, माफ कीजिएगा गलत पढ़ा मैंने। लोकसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता, ये लिखा है द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। सेकंड स्टेटमेंट है कि राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, यानी अनिवार्य है। थर्ड लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति को पद से हटा सकता है। प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। अब इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है, यानी इन तीनों में जो सबसे करेक्ट है वो आपको चूज करना है। ध्यान से बताइएगा, समझ के बताइएगा, ठीक है। अच्छा सवाल है, ट्रैप बना हुआ है। थोड़ा सा इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर से रिलेटेड सवाल है। देखिए, लोकसभा के जो इंपॉर्टेंट पीठासीन अधिकारी है वो है स्पीकर। लोकसभा का अध्यक्ष जिसे आप कहते हैं, लोकसभा में अनुशासन को बनाए रखना, लोकसभा में नियमों के व्याख्याता के तौर पे, लोकसभा में कार्यवाही के संचालन के लिए लोकसभा का अध्यक्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण करता है। कास्टिंग वोट यानी निर्णायक मत देने का अधिकार इसे होता है। और लोकसभा का स्पीकर लोकसभा का सदस्य है, यानी लोकसभा अपने सदस्यों के मध्य से अपना स्पीकर चुनती है, और स्पीकर के न रहने पर अब्सेंस में स्पीकर का रोल डिप्टी स्पीकर प्ले करता है, यानी उपाध्यक्ष निभाता है। और लोकसभा का यह भी सदस्य होता है, यानी लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों लोकसभा के सदस्य हैं, दोनों लोकसभा के मेंबर हैं। जो लोकसभा का सदस्य होगा वही अध्यक्ष होगा, जो लोकसभा का सदस्य होगा वही उपाध्यक्ष होगा। राज्यसभा का सदस्य लोकसभा का स्पीकर नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं राज्यसभा में। तो राज्यसभा को जो चेयर करते हैं वो सभापति हैं। सभापति यानी चेयरपर्सन या चेयरमैन, ठीक है। तो राज्यसभा का चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति है, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति का इलेक्शन जीतेगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा को चेयर करेगा। लेकिन यदि आप राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन या वाइस चेयरमैन या राज्यसभा के उपसभापति की बात करें, तो राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों के मध्य से ही चुना जाता है, वो राज्यसभा का सदस्य होता है। यानी डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का सदस्य होगा। सबका हटाया जाना देख लेते हैं। स्पीकर को हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव लाएंगे, 14 दिन की पूर्व सूचना देके इफेक्टिव मेजोरिटी से पारित करेंगे। प्रभावी बहुमत, प्रभावी बहुमत ये होता है टोटल माइनस वैकेंट बाई 2+1, कुल सदस्य संख्या माइनस खाली बटे 2 धन 1।
कुल संख्या माइनस खाली। देखो अब्सेंट और वैकेट में अंतर होता है। अब्सेंट का मतलब है नहीं आए हैं, उपस्थित हैं, डेट पे गए हैं, मिलने गए हैं। और खाली का मतलब है मृत्यु हो गई है, उस सीट पर चुनाव नहीं हो पाया है या रिजाइन कर दिए हैं। तो कुल संख्या माइनस खाली बाई 2+1, इसे कहते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी, प्रभावी बहुमत। लक्ष्मीकांत सर को लिख पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा है तत्कालीन सदस्यों का कुल बहुमत। 14 दिन पूर्व सूचना देकर प्रस्ताव लाएंगे, इफेक्टिव मेजोरिटी से पारित करेंगे, हट जाएगा स्पीकर। ऐसे ही डिप्टी स्पीकर भी हटता है, सेम प्रोसेस। राज्यसभा के सभापति को हटाना है, राज्यसभा में प्रस्ताव आएगा, यानी उपराष्ट्रपति को हटा रहे हैं। राज्यसभा में 14 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रस्ताव आएगा, इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करेंगे, लोकसभा ले जाएंगे। लोकसभा क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि वो उपराष्ट्रपति भी है और देश का उपराष्ट्रपति है। लोकसभा ले जाएंगे, लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास करेंगे, सामान्य बहुमत से पास करेंगे, हट जाएगा। राज्यसभा में इफेक्टिव, लोकसभा में सिंपल। सिंपल मतलब उपस्थित और मतदान करने वालों का आधे से एक अधिक, उसको सिंपल कहते हैं। डिप्टी स्पीकर को हटाना है, राज्यसभा में ही 14 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रस्ताव लाएंगे और राज्यसभा में ही इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करेंगे, प्रभावी बहुमत से पास करेंगे और हट जाएगा। क्लियर? सवाल पर आते हैं। सवाल आपका क्या कह रहा है कि भाई लोकसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता। सही लिखा हुआ है, स्पीकर को लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ना कि राज्यसभा का। वो राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता, वो लोकसभा का ही सदस्य होगा। राज्यसभा का वाइस चेयरमैन राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, सही लिखा है। राज्यसभा के सभापति के लिए सदस्य होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन उपसभापति के लिए सदस्य होना अनिवार्य है। राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति को पद से हटा सकता है? जी नहीं, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति हैं और इनको कैसे हटाया जाता है मैंने अभी आपको बताया। तो इसमें आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने मतदान की आयु को 21 साल से घटा के 18 साल कर दिया? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोअर्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 ईयर? आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में वयस्क मताधिकार का प्रयोग लोकसभा के भी चुनाव में किया जाता है और विधानसभा के भी चुनाव में। वयस्क मताधिकार यानी एडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब ये है कि एक उम्र सीमा होती है जिसे आप वयस्कता कहते हैं, और वयस्कता की उम्र सीमा प्राप्त कर लेने के बाद जब वोट देने का अधिकार मिल जाता है तो उसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लोकसभा के भी चुनाव में है, विधानसभा के भी चुनाव में है। आप देखेंगे कि लोकल गवर्नमेंट के भी चुनाव में मेंबर लेवल पर ये होता है, सदस्य स्तर पर। तो वयस्कता की उम्र सीमा क्या है? तो पहले ये 21 साल थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसे 18 साल कर दिया गया। तो अभी वयस्कता की उम्र सीमा क्या है? 18 साल का है। तो 18 साल के ऊपर के व्यक्ति को लोकसभा में वोटिंग राइट मिला हुआ है अनुच्छेद 326 के तहत विधानसभा में वोटिंग राइट और वोट देने का अधिकार आपका विधिक अधिकार है, यानी आपका लीगल राइट है, विधिक अधिकार है। अब आप लोग कह रहे होंगे जब संविधान में लिखा है तो विधिक अधिकार कैसे हो गया? संवैधानिक अधिकार होना चाहिए, ये वो ऐसा सोचेंगे। देखो ये एक सोर्स है। 326 कह रहा है कि भारत देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होगा, यानी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में वो लोग वोट कर सकते हैं जो वयस्क हैं, ये बात कह रहा है। तो ये शक्ति का सोर्स है 326। वोट देने का अधिकार कहां से मिलता है? कानून से मिल रहा है ना, लॉ से मिल रहा है। इसीलिए राइट टू वोट आपका लीगल राइट है, हमेशा यही लगा के आना लीगल राइट, क्योंकि इससे रिलेटेड एक केस भी हाईकोर्ट में गया था तो हाईकोर्ट ने ये क्लियर किया था, लोक सेवा आयोग से रिलेटेड ही मसला था, है ना, लीगल राइट। तो इसके लिए आप लीगल राइट टिक करके आएंगे। मेरे भाई 52वां संविधान संशोधन एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है ना, दल बदल कानून से रिलेटेड है। इस संविधान संशोधन के द्वारा 10th शेड्यूल 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन बहुत सारी बातों से रिलेटेड है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आप कहते हैं। प्रियम्बल में 3 वर्ड SSI, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, इसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही इंदिरा गांधी ने जुडिशरी की सीमा, जुडिशरी की शक्तियों को कम करने की कोशिश की। 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ही फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी जोड़ी गई। मौलिक कर्तव्य भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़े गए। 61वां संविधान संशोधन इसका आंसर होगा। 44वां संविधान संशोधन भी आपका इंपॉर्टेंट है। 44वें संविधान संशोधन में भी कुछ बातें आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम्पल के लिए इंपॉर्टेंट हो। देखो कुछ अमेंडमेंट, ये जितने अमेंडमेंट इसमें लिखे हैं सब आपके यहाँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे 44वें संविधान संशोधन में राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बनाया गया, संपत्ति के अधिकार को लीगल राइट बनाया गया, 300A में ले जाके रखा गया, उसे फंडामेंटल राइट से हटाया गया, मौलिक अधिकार से हटाया गया, ये 44वें में है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के विचार को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है,
एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ये 44वें में है, ठीक है। हालांकि यहाँ आंसर क्या होगा 61, लेकिन जो बातें मैंने बताई वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें थी इन संविधान संशोधन से रिलेटेड। आगे आते हैं। अगला आपका निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त होता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को संसद हटाती है, यानी पार्लियामेंट हटाती है सुप्रीम कोर्ट के जज को, न्यायाधीश का जो वेतन है वो संचित निधि पर भारित होता है, यानी देयर सैलरीज आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। न्यायाधीश का वेतन संचित निधि पर भारित होता है, यानी चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक। तो खैर सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही, तीन बातें हैं, तीनों बातों की व्याख्या मैं आपके समक्ष करता हूं, समझिए। तो हमारे भारत देश में यदि आप सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट एक चीफ जस्टिस, एक मुख्य न्यायाधीश प्लस कुछ अदर जज से मिलकर बनता है, अन्य न्यायाधीशों से मिलकर सुप्रीम कोर्ट बनता है। अभी राइट नाउ जो स्ट्रक्चर है वो है एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य जजेस से मिलकर क्या बन रहा है, आपका सुप्रीम कोर्ट बन रहा है। एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य जजेस से मिलकर आपका सुप्रीम कोर्ट बन रहा है, राइट। ध्यान रखिएगा कि ये जो चीफ जस्टिस हैं इनकी जो नियुक्ति होती है वो सीनियरिटी के बेसिस पर होती है, यानी वरिष्ठता के आधार पर होती है। वरिष्ठता बुढ़ापे वाली नहीं, वरिष्ठता कार्य में वरिष्ठता, है ना। वर्क एक्सपीरियंस में जो सबसे आगे होगा वो चीफ जस्टिस बनेगा, यानी ये जो 33 हैं, अगला चीफ जस्टिस कौन होगा, इन 33 में जो कार्य में सबसे वरिष्ठ होगा, ठीक है। कार्य में वरिष्ठता के आधार पर, वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर नियुक्ति किसके द्वारा होती है, प्रेसिडेंट नियुक्त करता है वरिष्ठता के आधार पर, ठीक है। इन 33 की नियुक्ति कैसे होती है, कोलेजियम सिस्टम से होती है, यानी कोलेजियम प्रणाली से इनकी नियुक्ति होती है। कोलेजियम क्या है, तो कोलेजियम एक पैनल है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट के शामिल होते हैं। नियुक्ति के लिए चीफ जस्टिस राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं, प्रेसिडेंट को परामर्श देते हैं चीफ जस्टिस, किससे सलाह लेकर, 4 सीनियर यानी 4 वरिष्ठ जजेस से सलाह लेकर मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। क्लियर है बात, चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। तो नियुक्ति कैसे हो रही है। दूसरी बात, अब देखो यहाँ क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को संसद हटाती है, जी हाँ। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, इम्पीचमेंट जैसे प्रोसेस के द्वारा हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए आप कहीं भी प्रस्ताव ला सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा, कहीं भी। लोकसभा में लाएंगे तो 100 लोगों के सपोर्ट के साथ आना चाहिए, राज्यसभा में लाएंगे तो 50 लोगों के सपोर्ट के साथ आना चाहिए। दोनों जगह आ सकता है, लेकिन एक ही जगह आएगा, एक जगह पारित होने के बाद फिर दूसरा जगह आएगा। जहां प्रस्ताव आया है वहां पर पीठासीन अधिकारी यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास ये पावर होती है कि चाहे तो कंसीडर करे चाहे तो नहीं, यानी स्पीकर चेयरमैन के पास ये शक्ति होती है कि वो चाहे तो चलाएं चाहे तो नहीं। और अगर उन्होंने कंसीडर कर लिया तो जहां आया है वहां जांच होगी, जो भी आरोप लगे हैं उन आरोपों की जांच होगी। जांच में अगर आरोप सही पाए गए तो विशेष बहुमत से पारित करना होगा, स्पेशल मेजोरिटी से पारित करना होगा। यदि स्पेशल मेजोरिटी यानी विशेष बहुमत से पारित हो गया तो दूसरे सदन जाएगा, दूसरे सदन में भी विशेष बहुमत से पारित होना होगा, दोनों सदनों में यदि पारित हो गया तो राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा हटाया जाता है। संसद राष्ट्रपति को सिफारिश करती है प्रस्ताव पारित करके, तो राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा हटाया जाता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। न्यायाधीश का वेतन संचित निधि पर भारित होता है, तो संचित निधि पर भारित का क्या मतलब है, संचित निधि ये है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसे आप कहते हैं भारत की संचित निधि। जो भी पैसा भारत सरकार को मिलता है, चाहे वो टैक्स से मिले, चाहे वो नॉन टैक्स से मिले, कर गैर कर या उधार से मिले, सब संचित निधि में जाता है। तो जो भी खर्च होता है वो खर्च कहाँ से होगा, संचित निधि से। खर्च दो प्रकार का होता है, एक होता है नॉर्मल एक्सपेंडिचर, नॉर्मल खर्चा, जैसे बजट में रेलवे को 100 करोड़ रुपए देना हुआ तो ये नॉर्मल एक्सपेंडिचर है। एक होता है चार्ज एक्सपेंडिचर यानी भारित खर्चा। चार्ज एक्सपेंडिचर एक ऐसा खर्चा होता है जिसको संसद कम नहीं कर सकती, इस पे संसद को मतदान का अधिकार नहीं है, नो मतदान यानी नो वोटिंग। नॉर्मल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसपे लोकसभा को वोटिंग राइट है, यानी लोकसभा जिसपे वोटिंग राइट रखती है इसे कम कर सकती है। चार्ज एक्सपेंडिचर क्यों बनाया गया, इसलिए बनाया गया कि ऐसे पद या ऐसी संस्था जिसकी स्वतंत्रता को मेंटेन करना है, ऐसी पोस्ट या ऐसे इंस्टीट्यूशन जिसकी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करना है, जिसकी स्वतंत्रता को मेंटेन करना है, उसके खर्चों को यहां डाल देते हैं संचित निधि पर भारित पे। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी संचित निधि पर भारित है, यानी चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। इसका मतलब उस पर लोकसभा वोटिंग नहीं कर सकती, वोटिंग नहीं कर सकती तो कम नहीं कर सकती, कम नहीं कर सकती तो इससे दबाव नहीं बनेगा जजेस पे, इससे सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। इसीलिए ऐसे पद या ऐसे इंस्टीट्यूशन जिसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना होता है उनके खर्चों को भारित व्यय में रखा जाता है, चार्ज एक्सपेंडिचर में रखा जाता है। क्लियर है बात, चलिए तो यहां आप समझ गए होंगे।
न्यायाधीश का वेतन संचित निधि पर भारित है। सैलरीज आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। तो इसमें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सब सही होगा, डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। नीचे दिया हुआ है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है ना। कौन सा सही नहीं है, इसमें आपको करेक्ट क्या, करेक्ट ऑप्शन, इसमें ऑप्शन आपको चूज करना है। ध्यान रखिएगा, जरा सा थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। कोड इधर लिखा हुआ है, इसमें मत कंफ्यूज होइएगा, ये है आपके समक्ष। आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट आपको चूज करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी कभी इसमें भी कंफ्यूजन हो जाती है सही गलत में, और मामला बिगड़ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद द रेफरेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के विशाल आकार के लिए केवल भौगोलिक कारक जिम्मेदार है। केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान है। देयर इज ओनली वन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सेंटर एंड स्टेट। ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा। एक कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया, जिसे आप कहते हैं कजरौटा कॉन्सेप्ट, याद है ना। कजरौटा कॉन्सेप्ट यानी पॉलिटी के सवालों में कहीं ओनली लिखा है, कहीं पर पॉलिटी के सवालों में ओनली लिखा है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, कहीं सिटीजन लिखा है, कहीं ऑलवेज लिखा है, तो वहाँ जाल होने की संभावना होती है। ऐसा नहीं है स्टेटमेंट गलत ही हो जाता है, वहाँ ट्रैप होने की संभावना होती है। तो पहले सवाल की व्याख्या समझिए, भारत के संविधान का विशाल आकार क्यों हुआ। दिस इज द फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भारतीय संविधान का लक्षण है कि भारत का संविधान विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधानों में से एक है। अब भारत का संविधान विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधानों में से एक क्यों है, क्योंकि इतना बड़ा 395 आर्टिकल, 22 भाग, ऐसा क्यों हुआ। क्या इसके पीछे की कोई हमारी निगेटिव मंशा थी क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। लोग आलोचना करते हैं कि इतना बड़ा संविधान बना लिया, इतना बड़ा संविधान, तो नहीं, ये आलोचना ठीक नहीं है। भारत का संविधान इतना बड़ा इसलिए हुआ क्योंकि भारत देश की डाइवर्सिटी, भारत की डाइवर्सिटी, विविधता, भारत देश में अलग अलग जातियां, अलग अलग धर्म, अलग अलग समुदाय, अलग अलग संप्रदाय, और हम वेलफेयर स्टेट बनाने जा रहे थे। वेलफेयर स्टेट यानी हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित करने जा रहे थे, चाहे शोषित, वंचित, दबा कुचला, पिछड़ा, निर्धन, असहाय, सबका, सबके लिए हमें प्रोविजन करना था। हमने विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए, हमने पांचवी अनुसूची, छठी अनुसूची, हमने शेड्यूल ट्राइब के लिए स्पेशल प्रोविजन किए। ठीक है, इसलिए संविधान बड़ा हुआ। हमने अधिकारों को जितना व्यापक मात्रा में दिया, उतना व्यापक मात्रा में विश्व के संविधान, टार्च लेके ढूंढोगे किसी संविधान में नहीं दिखेगा आपको, है ना। हाँ, एकदम आंखें चौड़ी करके ढूंढ लो, नहीं मिलेगा। तो जितना व्यापक मात्रा में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको अधिकार दिखाई पड़े, उतना कहीं नहीं। देखो, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी भी अधिकार है, बस वो बाध्यकारी नहीं है, इसलिए संविधान बड़ा हुआ। नागरिकों के कर्तव्यों को भी हमने बाद में ऐड किया। साथ ही साथ केंद्र और राज्य दोनों, और दोनों के लिए डिवीजन ऑफ पावर। हमारे भारत देश में एक से अधिक स्तर की सरकारें बनी, और एक से अधिक स्तर की सरकारें बनी तो हमने मजबूत केंद्र के साथ संघवाद बनाया, सबकी शक्तियों का बंटवारा किया। संविधान में स्पष्ट रूप से शक्तियों का बंटवारा किया गया, लिस्ट बनाई गई, इसलिए भी संविधान बड़ा हुआ। भारत देश में बहुत सारे ऐसे राज्य रहे जो पिछड़े रहे, जो जिनकी भौगोलिक स्थिति दूसरी रही, सांस्कृतिक स्थिति यानी कल्चरल पोजीशन दूसरी रही, राजनीतिक स्थिति दूसरी रही, तो वहाँ के लिए विशेष प्रावधान किया गया। राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करना, भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए सबके लिए विशेष प्रावधान करना, सबके लिए प्रोविजन करना, अधिकारों का व्यापक मात्रा में होना। ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों में, केंद्र राज्य संबंधों को संविधान के माध्यम से स्थापित करना, स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करना, ये सारी बातों ने भारत के संविधान को बड़ा बनाया। सिर्फ एक ही कारक, भौगोलिक कारक नहीं, हाँ भौगोलिक कारक भी है भारत के संविधान का बड़ा होना के लिए। भारत के संविधान के विशाल आकार के लिए क्या भौगोलिक कारक भी जिम्मेदार है। तो यस मेरे भाई, भौगोलिक कारक भी जिम्मेदार है, लेकिन केवल भौगोलिक कारक जिम्मेदार है, मामला यहां गड़बड़ा जाएगा। केवल भौगोलिक कारक जिम्मेदार नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान है, जी हाँ, हमारे यहाँ हालांकि संघात्मक व्यवस्था में होता क्या है कि दोहरा संविधान आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग संविधान, लेकिन भारत देश ने यूनिटरी फीचर को अपनाते हुए भारत देश ने एक ही संविधान, एकल संविधान की भावना को अपनाया। केंद्र और राज्य के लिए एक ही संविधान, लेकिन यहाँ कुछ क्या पूछ रहा है, कौन सा गलत है, तो ये वाला गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन। गलत लगाना है इसमें, इसलिए ओनली वन। अगर पूछ रहा होता कौन सा सही है, कौन सा सही है पूछता, तो क्या हो जाता, ओनली टू हो जाता। बात समझ रहे हैं, ओके। तो आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। ध्यान दीजिएगा, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, यहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई सवाल पूछना है, कोई डाउट पूछना है, तो यहाँ डायरेक्ट आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे, वहाँ ऑनर देखेंगे, मैं ही हूँ उसका, मैंने ही ग्रुप बनाया है वो, तो वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप मुझे
फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे भाई ध्यान रखिएगा, लक्ष्मीकांत सीरीज आ रही है आपकी कल से शाम को 8 बजे से, वो जरूर देखिए और अपने दोस्तों के मत शेयर भी करिए। इसी शो की तरह उस शो को भी हिट कराना आपकी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ यदि आप हमारे साथ जुड़कर यानी स्टडी आईक्यू के साथ जुड़कर अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? आप जाइए स्टडी आईक्यू पर, स्टडी आईक्यू पर जाइए, उसके बाद आप जाएं पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज में, यहाँ स्टेट पीसीएस पे क्लिक करिए। स्टेट पीसीएस के बाद उत्तर प्रदेश पे क्लिक करिए। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए आपको दिख रहा है आरंभ 18.0। अभी तक आरंभ 17 चल रहा था, आरंभ 18 आ गया है आपका, जो कि 24 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। आरंभ बैच हमारे यहाँ एक ऐसा बैच होता है जिसमें प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाती है। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम पूरी तरीके से फ्री रहता है, प्री मेंस के लिए लाइव पढ़ाया जाता है। प्री मेंस के लिए लाइव पढ़ाया जाता है यानी कहने का अर्थ ये है कि प्री मेंस का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है। दो तरह के कोर्सेज होते हैं, एक गोल्ड एक प्लेटिनम। गोल्ड में पूरा सिलेबस कवर होता है, गाइडेंस मिलता है आपको, 2 साल की वैलिडिटी मिलती है और करंट अफेयर की पुस्तक। और प्लेटिनम में 1100 प्लस घंटे की क्लास, मेंटोरशिप यानी गाइडेंस, 4 साल की वैलिडिटी, करंट अफेयर की मैगजीन, एक फाउंडेशन कोर्स अतिरिक्त एक्स्ट्रा, एक प्री का कोर्स अतिरिक्त एक्स्ट्रा, एक एमसीक्यू कोर्स एक्स्ट्रा, एक एनसीईआरटी का कोर्स एक्स्ट्रा। किताबें आपके घर जाती हैं, कभी कभी फैकल्टी के द्वारा भी मेंटरशिप उसमें प्रोवाइड की जाती है। तो जो लोग अभी शुरुआती दौर में हैं, अभी तैयारी करना शुरू किए हैं, जिनको किताब और टेस्ट सीरीज के अलावा कुछ भी बाहर से नहीं करना है, सब कुछ डिपेंड होकर स्टडी आई के ऊपर करना है, वो लोग प्लेटिनम के साथ जा सकते हैं। ठीक है, जिनके पास संसाधन है उन संसाधनों का उपयोग करते हुए पढ़ें, जिनके पास संसाधन नहीं हो किताबों का उपयोग करते हुए पढ़ें। ऐसा नहीं किताबों से कोई चयनित नहीं हुआ है, बहुत लोग हुए हैं। लेकिन अगर आप संसाधन आपके पास हैं तो संसाधनों को यूटिलाइज करिए, अगर नहीं है संसाधन तो बहुत अलग है, लेकिन है रिसोर्सेज अगर, तो उनका यूज करिए। आपको जो भी ये कोर्सेज का रेट है, अगर देखा जाए तो आदमी कपड़े खरीदता है या आदमी जो है, आजकल फीस स्कूलों के लाख लाख रुपए चल रही हैं। ठीक है, अगर आपका जीवन 15,000 रुपये खर्च करके आप अधिकारी बन जा रहे हैं, ठीक है, आपकी मेहनत सबसे ज़्यादा मायने रखती है, मैं मानता हूँ। लेकिन फिर भी अगर इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके आप इतने बड़े पद पर पहुँच रहे हैं, आप परिवार समाज के विकास का माध्यम बन रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ आप क्लिक करिए, यहाँ आप कोर्स की डिटेल जान सकते हैं। इस नंबर पे कॉल कर लिया करिए, 9289996923। यहाँ कॉल करिए, मेरा नाम बताइए, पूरी काउंसलिंग आपको मिलेगी, सब कुछ बताया जाएगा। बाई 9 पर जाइएगा, फिर उसके बाद कोड लगाने का ऑप्शन आएगा। आप जानते ही हैं कोड अपना क्या है, ये कोड आप लगा सकते हैं, क्या, VL लाइव। ये आपकी श्रद्धा पर, अगर आपका मन करे तो इसे लगा के आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब आगे बढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।